particular topic. What is the topic that we people are going to start is, we people are going to start with the yesterday's topic only. I'm going to take it carry forward. और कल हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे थे? It was a value added method. कौन सा मेथड था? It was a value added method. Let's try to understand. आज मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स तो भेजे हैं वैल्यू एडेड मेथड के, और वो न्यूमेरिकल्स हम लोग इसके साथ साथ ही सॉल्व करेंगे. अभी भी ये पूरे न्यूमेरिकल्स नहीं है. आई विल बी सेंडिंग यू वन मोर पोर्शन फॉर द वैल्यू एडेड मेथड. ना बस कुछ थोड़ा सा टॉपिक रह गया था वैल्यू एडेड मेथड के अंदर. लेट्स ट्राई टू कंप्लीट इट, और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं दोबारा से. हम लोग जो वैल्यू एडेड मेथड कर रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला चेकआउट किया था. एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला? सबसे पहले तो जब आप लोग वैल्यू एडेड मेथड करते हो, आपको एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस. मतलब हमारे लिए जो बेस है ना, वो क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस. मैंने आपको क्या कहा था कि लक्ष्मण रेखा है. जब तक ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं होती ना, तब तक हम लोग आगे मूव नहीं कर सकते हैं. मतलब तब तक आप कुछ और कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. इज दैट क्लियर? So now what is just try to understand. You should be remembering this particular point. The value added method के अंदर what was the formula? Anybody remember the formula? It was particularly value of output minus value of intermediate consumption. I am writing the formula here. Value of output minus value of intermediate consumption. आपके पास क्या आ जा रहा है? GDP at market price. Is that clear? Now let's just try to understand. मैंने आपको क्या ये बताया कि आप लोगों को वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करना है. हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला था. एंड व्हाट वाज दैट? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? एवरीबॉडी क्लियर? सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक, इसके ये दोनों पार्ट. इज दैट क्लियर? अब ए पार्ट देखो, सेल्स. बच्चे सेल्स को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं. सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है? डोमेस्टिक सेल्स. इज दैट क्लियर? और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? प्लस एक्सपोर्ट. सॉरी, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट. कल मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जो भी सामान आप लोग बेचते हो, एक तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में बेचते हो, और दूसरा जो सामान आप बेचते हो वो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो जो एक्सपोर्ट करे और जो डोमेस्टिक सेल्स है, जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं ना, तो हमारे पास कंप्लीट सेल्स आ जाती है. मैंने 500 का एग्जांपल देके बताया था. अगर आपकी सेल्स यहाँ पे 500 है, डोमेस्टिक सेल्स 300 है, तो 200 आपकी क्या हो गई? एक्सपोर्ट हो गई. इज दैट क्लियर? एक और तरीका मैंने आपको बताया था, एंड व्हाट वाज दैट? P into Q is equal to what? Sales. Is that clear? और सेल्स को इनडायरेक्टली आप लोग टोटल रेवेन्यू भी बोलते हो. इट इज अ टोटल इनकम जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. इज दैट क्लियर? अगर तो बच्चे डी है यहाँ पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. अगर यहाँ पर जीएनपी हो जाता तो इट इज बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री. इनका फर्क आपको याद रखना पड़ेगा. ना बच्चे, क्या आपको ये दोनों सेल्स तक सबको क्लियर हो गया? यस और नो? हरिया, माइक्स ऑन, एवरीबॉडी क्लियर? वेरी गुड, परफेक्ट. ना बच्चे, सेल्स के ये दोनों फॉर्मूला याद रखने. और मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी. अगर किसी क्वेश्चन में सेल्स गिवन है और आपको एक्सपोर्ट भी दे दिया, तब उस एक्सपोर्ट को यहाँ पर ऐड करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कंप्लीट सेल्स के अंदर एक्सपोर्ट इज ऑलरेडी अ पार्ट. इज दैट क्लियर? अब हम लोग आ जाते हैं चेंज इन स्टॉक के ऊपर. ये हमारा ए वेरिएबल था, ये हमारा बी वेरिएबल है, जो क्या है? चेंज इन स्टॉक. इज दैट क्लियर? चेंज इन स्टॉक की जब आप बात करते हो, आपको मैंने ये बताया था ये कौन सा स्टॉक होता है? अनसोल्ड स्टॉक. इज दैट क्लियर? ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर. इट इज अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर. इज दैट क्लियर? एक साल के अंदर जो सामान आपका नहीं बिकता है, जो रह जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक. इज दैट क्लियर? और चेंज इन स्टॉक को आप लोग यहाँ पर दो वे से कैलकुलेट कर सकते हो. सबसे पहले आप इसको क्या कहोगे? इट इज पर्टिकुलरली नोन एज व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक.
Is that clear to all of you? This is the way you calculate what? Change in stock. अब अच्छा यहाँ पर एक चीज बता दूं, अगर क्वेश्चन में, ये आपको भी नोट डाउन करनी है, बट आई विल बी सेंडिंग यू द नोट्स आल्सो, अगर इंक्रीज इन स्टॉक गिवन है तो आपने ऐड करना है, और अगर आपको बाय चांस डिक्रीज इन स्टॉक गिवन है, राइट, तो आपने क्या करना है? माइनस। इज दैट क्लियर? क्या करना है? माइनस। ये याद रखना, ये टर्म्स सीख लेना। कई बार चेंज इन स्टॉक ही गिवन होती है, कई बार क्या गिवन होता है? इंक्रीज इन स्टॉक एंड डिक्रीज इन स्टॉक। इज दैट क्लियर? अब अच्छा एक और फॉर्मूला है, मैंने आप लोगों को बताया कि चेंज इन स्टॉक को हम एक और नाम से बुलाते हैं। व्हाट इज दैट? इन्वेंटरीज इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू कॉल? इन्वेंटरीज इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ध्यान हो तो आपकी इन्वेंटरीज 3 तरह की हो सकती हैं, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड एंड फिनिश्ड गुड। इज दैट क्लियर? इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। एक क्या कहलाएगा? सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड गुड एंड रॉ मटेरियल। तो चेंज इन स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो इट इज चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। RM लिख रही हूँ और RM का मतलब है रॉ मटेरियल, प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, राइट, प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इज दैट क्लियर? तो आपके पास इन तीनों के चेंज इन स्टॉक को ऐड अप कर क्या आ जाएगा? कंप्लीट चेंज इन स्टॉक। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आपने क्या कैलकुलेट करना है और कैसे। अगर तो क्वेश्चन में ये वेरिएबल्स दे रखे होंगे तो इनको ऐड कर आपने चेंज इन स्टॉक करना है। अगर क्वेश्चन में ये वेरिएबल्स हैं क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, तो आपने चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करना है। मतलब जब तक चेंज इन स्टॉक की वैल्यू नहीं है तब तक आप वैल्यू ऑफ आउटपुट को ढूंढ नहीं सकते। इज दैट क्लियर? अब एक बार और रिपीट कर रही हूँ ताकि ये क्वेश्चन बहुत क्लियर हो जाए, क्योंकि आज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। बस एक सेकंड रह गया हमारा, अब सॉरी एक सेक्शन रह गया हमारा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन का। आई रिपीट, वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, सेल्स और चेंज इन स्टॉक। इज दैट क्लियर? बच्चे आपकी सेल्स कौन सी है? कैन एनीवन टेल मी? जिस सामान को हम लोग बेचते हैं। तो सेल्स के 2 पार्ट्स होते हैं, डोमेस्टिक सेल्स और दूसरा क्या होता है? एक्सपोर्ट। और सेल्स को एक और तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, P इंटू Q, जहाँ पे P का मतलब कल डिटेल में देखा था प्राइस ऑफ कमोडिटी, और Q का क्या मतलब होता है? यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। अब अच्छा लेट्स सी द चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज इन्वेंटरीज इन्वेस्टमेंट अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। बच्चे एक और चीज का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि देयर इज नो चेंज इन स्टॉक, मतलब कोई भी स्टॉक अनसोल्ड नहीं रह गया, सारे का सारा स्टॉक बिक गया, तो आप चीजों को एक ध्यान रखना है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा? सेल्स के बराबर। इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर चेंज इन स्टॉक ही 0 है, सारे का सारा सामान अकाउंटिंग ईयर में बिक गया है, आपके पास तो कोई सामान नहीं है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली किसके बराबर आ जाएगा? सेल्स के बराबर। इज दैट क्लियर? वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट स्टिल ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। So you should be remembering how to calculate change in stock, closing stock minus opening stock. अगर तो increase in stock question में दे रखा है add कर लेना, और अगर decrease in stock question में दे रखा है तो minus कर देना। एक और फॉर्मूला होता है change in stock को कैलकुलेट करने का, change in stock of raw material, change in stock of semi finished good, change in stock of the finished good। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? चेंज इन स्टॉक। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे आपका एक सेक्शन ऑफ अ पोर्शन इज परफेक्टली क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द लास्ट सेक्शन, एंड लास्ट सेक्शन हमारे को क्या बताता है बच्चे? इट इज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेकिन वो चीज करने से पहले यू शुड बी रिमेम्बरिंग वन पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दैट इज व्हाट? कि what is value of intermediate consumption? Let's see to it. अब आपके पास यहाँ पर ये लास्ट सेक्शन आ गया, और ये लास्ट सेक्शन में हमें किसके बारे में पता करना है? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट। व्हाट इज इंटरमीडिएट? कैन एनीवन टेल मी? इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट गुड्स
कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि अभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है, इन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है, मतलब दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर बच्चे व्हाट अबाउट इट, अगर आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखी है तो आप इसका क्या फॉर्मूला बनाएंगे? कई बार तो ये वैल्यू डायरेक्टली गिवन होती है, कई बार इसके पास में गिवन होती है। इसका मतलब होता है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। आई होप इट इज क्लियर। ये क्या दे देगा आपको? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आज से हमने यहीं से शुरू करना था, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने आपको कल करवा दिया था चेंज इन स्टॉक तक। So everybody try to understand it very properly. What is an intermediate good? Intermediate good एक ऐसा गुड होता है जो अभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है, उससे बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है, मतलब अभी वो आधा अधूरा सा गुड है, रॉ मटेरियल है, उसी को यूज कर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू शुड रिमेंबर वन थिंग। इसके अंदर ये दो चीजें आ गई, कौन कौन सी? परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इज दैट क्लियर? अगर ये दो चीजें आप लोगों को पता है, इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हरी अप एंड गिव मी योर आंसर, यस और नो। सबको क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड। कशिश, क्लियर टू यू? आकांक्षा, प्रिया, सबको क्लियर हो गया? ओके बच्चे, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ ना 3-4 की पॉइंट समझने बहुत जरूरी है और आप लोगों को नोट डाउन भी करना है। इफ इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर फर्दर रीसेल बाय प्रोड्यूसर। ना बच्चे ध्यान से सुनना, एक प्रोड्यूसर है वो रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट कर रहा है, सॉरी नॉट द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इट इज इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड का इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन किसके लिए? रीसेल के लिए। तो क्या ये इंटरमीडिएट गुड है या एक फाइनल गुड है? हरी अप एंड टेल मी, हरी अप। आपने कोई भी एक फिनिश्ड गुड टीवी खरीदा, एक शॉपकीपर उसने टीवी खरीदा और वो टीवी उसने आगे बेचने के लिए खरीदा, तो वो आपके लिए तो एक रॉ मटेरियल ही हो गया ना, क्योंकि आपने तो उसी चीज को बेचकर पैसा कमाना है। तो सेम इज इन द केस ऑफ इंपोर्ट। अगर कोई भी एक प्रोड्यूसर फिनिश्ड गुड का इंपोर्ट कर रहा है और वो इंपोर्ट उसने आगे रीसेल करने के लिए किया है, then it is particularly import of raw material. Is that clear? If import of finished good for further resale by a producer, then it is included in imports of raw material. Is that clear to you? क्या ये पॉइंट सबको समझ आया बच्चे? हरिया, is this point clear to you? Very good. अब एक और चीज देखो, अगर एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, if a producer imports a finished good or a capital good, a finished good for own use, अपने यूज के लिए, then it is not a import, not included in import of raw materials, not included in import of raw materials. क्या बचे? ये पॉइंट क्लियर हो गया? अगर एक प्रोड्यूसर ने इंपोर्ट किया है, इज दैट क्लियर? कोई भी एक प्रोड्यूसर है और उसने इंपोर्ट किया है फिनिश्ड गुड को, और किसके लिए? अपने यूज के लिए। इज दैट क्लियर? तो अगर सपोज करो कि आप लोगों ने कोई भी मशीनरी
बाहर से इम्पोर्ट किया, या आप लोगों ने किसी भी शॉपकीपर से एक टीवी ले लिया, तो आपने टीवी अपने खुद के लिए लिया है ना, आपने टीवी किसी को बेचने के लिए नहीं लिया। तो इसको हम लोग इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये उस प्रोड्यूसर का फाइनल गुड है और ये रॉ मटेरियल नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम इन पॉइंट्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज पर्टिकुलरली कभी भी सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ, जो सर्विसेज हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए दे रहे हैं, इन सर्विसेज को हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, आपकी मम्मी सारा दिन काम करती है, एग्जैक्टली आजकल लॉकडाउन है, आप भी छोटा मोटा काम कर लेती हो, क्या आप अपने पेरेंट्स से कहोगे कि यार मुझे इसके बदले में कुछ पैसे दो? हरी अप एंड आंसर मी, माइक शुड बी ऑन। क्या आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि इसके ल्यू में आप मेरे को पैसे दो कि मैं तो इतना कर रहा हूँ आजकल घर में? ऐसा कहोगे आप लोग? नो, वी वोंट से दैट। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये काम आप अपनी खुशी से कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, चाहे पेरेंट्स के प्रेशर में भी करना पड़ता ही है, करते ही हो। तो दिस मीन्स आप इसके लिए कोई पैसे डिमांड नहीं कर सकते और इनके लिए कोई भी पेमेंट नहीं होती है। इज दैट क्लियर? इसी तरह से एक और चीज, अगर मैंने सपोज करो कि यहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस किया है खुद से, अपनी मेरे खेत था और मैंने अपने खेत में गुड्स को प्रोड्यूस किया और वो गुड्स को मैं उसमें से अपनी कोई कंजम्पशन के लिए भी यूज कर रही हूँ, इज दैट क्लियर? तो क्या उनकी मार्केट वैल्यू होगी या नहीं होगी? अरे यार, अब खेत में मैंने राइस उगाया और वो राइस के 2-3 बैग्स अपने पास भी रख लेती हूँ, क्या वो राइस के बैग्स कोई मार्केट वैल्यू को अटेन करेंगे या नहीं करेंगे? हरी आप, you should be remembering if the goods are produced for self-consumption, they always carry the market value. Is that clear? तो अगर बाय चांस कभी भी क्वेश्चन में सेल्स के साथ चेंज इन स्टॉक के साथ प्लस इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कहीं पे भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई भी गुड्स का यूज आ जाता है तो उसको भी हम लोग इंक्लूड कर देते हैं टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। इज दैट क्लियर? क्या ये सब कुछ समझ आ गया? इज ऑल दीज पॉइंट्स क्लियर टू यू? क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? हरी आप, वैल्यू एडेड मेथड कैसे कैलकुलेट करना है, वैल्यू एडेड मेथड का बेस क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एक बार और रिवीजन ले लो, उसके बाद इन वी मूव अहेड। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे ढूंढोगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस वैल्यू ऑफ गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन अगर दे रखा है क्वेश्चन में। इज दैट क्लियर? क्योंकि जिन गुड्स को हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं उनकी भी मार्केट वैल्यू होती है। सेल्स क्या होता है बच्चे? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। इज दैट क्लियर? दूसरा क्या हो गया? पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू भी क्या हो गया बच्चे? सेल्स को आप टोटल रेवेन्यू भी बोल सकते हो। यू शुड रिमेंबर दैट। इज दैट क्लियर? Now let us just try to understand how to calculate change in stock. Two formulas: closing stock minus opening stock, और दूसरा change in stock of raw materials plus change in stock of semi-finished goods plus change in stock of finished goods. One very important point जिसको आपको दिमाग में रखना है, अगर increase in stock given है तो add करना है, अगर question में decrease in stock given है तो उसको minus करना है। Is that clear? One very important point, अगर एक साल के अंदर सारे का सारा सामान बिक जाता है, इन दैट केस चेंज इन स्टॉक जीरो है। इज दैट क्लियर? तो आपकी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो सेल्स के बराबर है। यू कैन नोट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, व्हेन इज वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स? एवरीबॉडी नोट दिस क्वेश्चन समवेयर, व्हेन इज वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स? कब आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के बराबर है? इज दैट क्लियर? You can note this question down. Now let's just try to understand. अब हमारे पास change in stock भी आ गया, अब हमारे पास लास्ट सेक्शन रह गया वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जब आप इन दोनों को एड अप कर दोगे आपके पास वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स गिवन है फॉर फर्दर रीसेल,
कोई भी प्रोड्यूसर है वो आगे बेचने के लिए किसी भी फिनिश गुड को इंपोर्ट कर रहा है, तो वो फिनिश गुड जो इंपोर्ट किया है उसके लिए रॉ मटेरियल है, तो वो उसको किस में इंक्लूड करेगा? इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल में। इज दैट क्लियर? सेकेंडली, अगर एक प्रोड्यूसर ने इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड किया है सिर्फ अपने यूज के लिए, खुद के यूज के लिए, ही इज द फाइनल यूजर, तो दिस मीन्स वो एक फिनिश्ड गुड को इंपोर्ट कर रहा है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर और नॉट? क्या ये पॉइंट सबको समझ आ गए? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? विद दिस यू पीपल आर क्लियर हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू एडेड मेथड। अब बच्चे एक चीज ध्यान रखना, कई बार आई एम जस्ट रबिंग दिस सेक्शन, आप लोगों को सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं। कैन एनीवन नेम दीस 3 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, मैं थोड़ा थोड़ा नाम भी बता रही हूँ कौन कौन सा है। हरी अप, वेरी गुड। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा कौन सा सेक्टर है? इट इज अ टर्शरी सेक्टर। इज दैट क्लियर? तो बच्चे ये तीनों सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ना आपको क्या आ जाता है, यहाँ पर ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, value of output of secondary sector, value of output of tertiary sector. Is that clear? ये अलग अलग से गिवन होगा, आपने तब क्या करना है, इन तीनों के वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कंप्लीट वैल्यू ऑफ आउटपुट। इज दैट क्लियर? मतलब ये वाला वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल कर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? वैल्यू ऑफ आउटपुट। इज दैट क्लियर? इसी तरह से बच्चे तीनों सेक्टर का वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, फिर ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, फिर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ टर्शरी सेक्टर। जब आप इन तीनों सेक्टर्स के वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को प्लस कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ, ओके, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर ना? आपने इनको ऐसे भी ढूंढ सकते हो, फिर आप सिंपली इन दोनों को आपस में माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक और तरीका, अकेला पहले आप उठा सकते हो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, उस वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर में से किसको माइनस कर दोगे? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर। क्या आ गया? जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ऐसे यहाँ पर माइनस किया तो क्या आ गया? जीडीपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। ऐसे ही यहाँ पे किया तो क्या आ गया? जीडीपी ऑफ टर्शरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स के जीडीपी को प्लस किया तो क्या आ गया? कंप्लीट जीडीपी। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या आपको ये क्लियर हो गया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? आप दोनों तरीके से कर सकते हो, प्राइमरी सेक्टर के वैल्यू ऑफ आउटपुट को लेकर उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दोगे तो जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेकेंडरी माइनस कर दोगे तो जीडीपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट टर्शरी सेक्टर में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन टर्शरी सेक्टर का माइनस करोगे तो जीडीपी ऑफ टर्शरी सेक्टर। फिर इन तीनों जीडीपी को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इज दैट क्लियर? यू कैन डू इट दिस वे आल्सो। एंड एक और तरीका है करने का, तीनों के आउटपुट को ऐड किया, तीनों की इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ऐड किया, दोनों के आंसर को आपस में माइनस कर दिया, आपके पास क्या आ गया? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या आपको कंप्लीट हो गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने का तरीका बचे? एवरीबॉडी क्लियर रिगार्डिंग दिस सेक्शन नाउ? हरी अप, माइक शुड बी ऑन। ओके, वेरी गुड। नाउ बच्चे लेट्स स्टार्ट डूइंग द न्यूमेरिकल। आप अपनी प्लीज अपनी व्हाट्सएप खोलो और व्हाट्सएप के अंदर मैंने आपको एक पेज जो भेजा है उसके अंदर 11 न्यूमेरिकल्स हैं। टुडे वी पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग फ्रॉम द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑनवर्ड। इज दैट क्लियर? मैं आपको सबसे पहले तो पहला न्यूमेरिकल करवा रही हूँ और करने का तरीका बता रही हूँ। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी हैविंग दैट पेजेस, प्लीज इसको प्रिंट आउट करवा लेना। इसी तरह से मैं और भी न्यूमेरिकल्स के पेजेस आपको भेजूंगी which will be helpful for you people.
बच्चे सबसे पहले तो यहाँ पर ना क्वेश्चन लिखा होता है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेल्स। सेल्स क्या है 90, क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक विच इज इक्वल टू 25, what is written, opening stock which is equal to 15, what is written, indirect taxes which is equivalent to 10, what is written, depreciation which is equal to 20, what is written, intermediate consumption, मैंने IC लिख लिया, शॉर्ट फॉर्म लिखा है क्योंकि इतना बड़ा लिखने का टाइम नहीं है, 40, मैंने लिख लिया परचेजेस ऑफ RM that is raw material which is equivalent to 15 and rent is given which is equivalent to 5. Is that clear? मुझे यहाँ पर ये चीजें दे रखी हैं और मुझे ढूंढनी क्या है, I have to find GDP at market price, I have to find NDP at market price. Is that clear? ये दो चीजें मुझे यहाँ पर ढूंढनी है. Now let's start finding all these two things here with the help of a formula. कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है बच्चे, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, व्हाट इज योर बेस, वैल्यू एडेड मेथड के टर्म्स देखी, द बेस इज व्हाट, हरी अप एंड लेट मी नो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, व्हाट इज द बेस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस. क्या सब न्यूमेरिकल को चेकआउट कर रहे हो बच्चे, यस और नो, हरी अप, वेरी गुड. खुद भी करने की कोशिश करना, पर पहले तरीका देखो बोर्ड के ऊपर, आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स किस तरीके से करने हैं, क्लियर. नाउ मुझे जस्ट सी टू इट, हमारे को साथ साथ वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे क्योंकि जिस चीज के लिए वर्किंग नोट चाहिए इट बी क्लियर. ओके, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन करोगे, तभी जाकर आप लोगों के पास क्या आएगा, वैल्यू ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस. लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट. आपने अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सेल्स, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इससे क्या आ जाएगा यहाँ पर, यू वुड बी गेटिंग वैल्यू ऑफ आउटपुट. क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट. एक तरफ ट्रांजैक्शन आती रहेंगी, एक तरफ आप लोगों के ये स्टेटमेंट आते रहेंगे, एक तरफ ट्रांजैक्शन आती रहेगी. बुक वाला पैटर्न मत फॉलो करना, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है. सेल्स हमारे पास कितनी आ गई बच्चे, 90. चेंज इन स्टॉक के लिए हमारे को यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. आप नीचे एक वर्किंग नोट लिखोगे और वर्किंग नोट बनाओगे, एंड व्हाट इज दैट वर्किंग नोट, closing stock minus opening stock is equal to change in stock. Is that clear? So what is the closing stock? It is 25. What is the opening stock? It is 15. तो आपका change in stock कितना आ गया, 10 आ गया यहाँ पर. Is that clear? Now हम लोग यहाँ पर change in stock कितना लिख देंगे, 10. So what is your value of output बच्चे, value of output turns out to be 100. कितनी आ गई हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट, 100 आ गई. एग्जैक्टली. अब आपको पता है आपने क्या करना है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. बच्चे इंटरमीडिएट कंजम्पशन ध्यान से देखने वाली चीज है. आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे रखी है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल भी दे रखा है. इंटरमीडिएट कंजम्पशन बड़ी चीज होती है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ इट. हम अब इसको कैलकुलेट में इसमें एड अप नहीं करेंगे. आप सिंपली क्या कर दोगे, माइनस और क्या लिख दोगे, इट इज नोन एज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो अब आप लोगों के पास क्या आंसर आ गया बच्चे, इट इज नोन एज जीडीपी एट मार्केट प्राइस. इज दैट क्लियर? व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दिस इज माइनस 40. तो आपके पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आ गया, इट टर्न्स आउट टू बी 60 हियर. इज दैट क्लियर? रिमेंबर ये रुपीज इन लैक्स है, ये मेरे इसमें क्वेश्चंस में भी मेंशन किया हुआ, बट दिस इज ऑल रुपीज इन लैक्स. ये वाले क्वेश्चन में इट इज रुपीज इन लैक्स है. इज दैट क्लियर? अगर आप कहोगे हमें प्रिंट आउट नहीं निकल पाया तो आई विल बी सेंडिंग यू एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ दिस. मैं भी इम्प्रूव कर लूंगी. रुपीज, यहाँ पर रुपीज और लैक्स लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है. क्या आपको ये क्लियर हो गया सबको? जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया. अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस. आप सबको पता है जी से एन पे जाना है, बाकी तो वेरिएबल्स दोनों सेम ही है. तो जी बड़ी टर्म है और एन छोटी टर्म है,
दोनों का लिंकेज पार्ट क्या होता है? डेप्रिसिएशन। सिंपली क्या कर देना है यहाँ पर, माइनस डेप्रिसिएशन, क्या आ जाएगा? NDP एट मार्केट प्राइस। और डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बच्चे? डेप्रिसिएशन इज गिवन एज 20 हियर। व्हाट इज डेप्रिसिएशन की वैल्यू? 20. So what is your answer? It is rupees 40 lakhs is your answer for NDP at market price. आपको ये एंड में लिखना पड़ेगा कि GDP at market price is equal to rupees 60 lakhs and NDP at market price is equal to rupees 40 lakhs. Is that clear? किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करना है? एवरीबॉडी सबको समझ आया न्यूमेरिकल? अब हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल को चेकआउट करते हैं बच्चे। सेकेंड न्यूमेरिकल आपको यहीं से समझा रही हूँ सो दैट इट इज क्वाइट इजियर फॉर यू पीपल, और आप लोग खुद से सॉल्व करो और जब मुझे फटाफट आंसर दो। इज दैट क्लियर? सेकेंड न्यूमेरिकल क्या बता रहा है? सेल्स दे रखी है आपको, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, परचेजेस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज गिवन, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज इज गिवन, सब्सिडीज इज गिवन, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इज गिवन। अब अच्छा जरा मुझे सबसे पहले बताओ, क्या परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज एड अप होगा? क्या परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज एड अप होगा यहाँ पे? हरी अप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज है वो हम लोग फाइनल यूजर्स है, तो ये एक फाइनल गुड हो गया। इज दैट क्लियर? सो दिस इज नॉट एन इम्पोर्ट, दिस इज अ फाइनल गुड हियर। I am doing this question also for you people, और बाकी क्वेश्चंस आप लोग इनडायरेक्टली आज करोगे। डोंट डू ऑल द क्वेश्चंस, कल भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी आर देयर ऑन द सेकंड क्वेश्चन नाउ, सॉल्विंग द सेकंड क्वेश्चन। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है बच्चे? नेशनल इनकम। आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट? कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैसे लिखते हैं, कोई बता सकते हैं मुझे? हाउ डू यू राइट नेशनल इनकम? नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? NNP एट फैक्टर कॉस्ट या NNP एट FC। कहीं पे इनकम आ जाता है ना, वो फैक्टर कॉस्ट का वेरिएबल होता है। तो नेशनल इनकम इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट। साथ में क्या ढूंढना है? नेट वैल्यू एडेड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेट वैल्यू एडेड? NDP at market price. Is that clear? ये होता है NDP at market price. Clear? Let's do this numerical. सबसे पहले बच्चे यहाँ का बेस क्या होगा, क्योंकि मेथड हमारा वैल्यू एडेड मेथड है, तो आपने ये भूलना नहीं है कि बेस मुझे पहले GDP at market price ही ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा मुझे? GDP at market price. So let's see how to calculate GDP at market